Hello everyone, this is Rohit Keshri, founder of Alpha Global Institutes and your Tally GST trainer. Guys, previous lectures में हमने देखा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 1 और इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के पार्ट 2। मतलब कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे दैट इज द रिसीट। रिसीट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स एंड लॉस, डिस्काउंट। करेक्ट गाइस, ये सारी चीजें हम लोग करेक्ट सीखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। रिसीट, एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस एंड डिस्काउंट। आज के लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं रिसीट में। रिसीट क्या होता है? रिसीट्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स के रिसीट होते हैं। एक रेवेन्यू रिसीट होता है और दूसरा होता है आपका कैपिटल रिसीट। करेक्ट गाइस, एक होता है आपका रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। सबसे पहले ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रेवेन्यू आइटम किसको बोलते हैं एंड कैपिटल आइटम किसको बोलते हैं। गाइस, किसको रेवेन्यू आइटम्स बोलते हैं और किसको कैपिटल आइटम्स बोलते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब होता है, रेवेन्यू आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग मतलब बार बार होता है कोई भी चीज़ें। जैसे सैलरी का देना, आप बिजनेस में एक साल में एक बार तो सैलरी देते नहीं है, कई बार सैलरी देते हैं, तो सैलरी हमारा रेवेन्यू आइटम्स है। और दूसरा इसकी खासियत है कि इसकी लाइफ जो होती है मोर देन 1 ईयर नहीं होती, मतलब लेस देन 1 ईयर होता है रेवेन्यू आइटम का। करेक्ट गाइस, तो दो चीजें अगर कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है, फर्स्ट रेकरिंग नेचर का है और दूसरा अगर कोई आइटम आइटम्स रेवेन्यू तो रेवेन्यू आइटम होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल्ड होना जरूरी है। पहला रेकरिंग नेचर होना चाहिए एंड दूसरा उसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। अगर कोई आइटम है जिसका जो नॉन रेकरिंग नेचर है और उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल आइटम बोलेंगे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, अब इसकी लाइफ भी 1 साल से ज़्यादा है और नॉन रेकरिंग नेचर का है। हम लोग बिजनेस में डेली तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदते नहीं है। करेक्ट गाइस, तो इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल आइटम्स। तो आपको रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब बात को जानने से पहले आपके कॉन्सेप्ट रेवेन्यू किसको बोलते हैं, रेवेन्यू आइटम किसको बोलते हैं और कैपिटल आइटम किसको बोलते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, रेवेन्यू आइटम वो आइटम होते हैं जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब जो एक साल में कई बार होते हैं। जैसे सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे रेवेन्यू आइटम हैं। और इसकी लाइफ जो होती है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड नहीं होती है, दैट इज द लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। करेक्ट गाइस, इसका बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट हो जाता है। जबकि कैपिटल आइटम की बात करें तो कैपिटल आइटम वो आइटम होता है जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है और दूसरा इसकी लाइफ जो होती है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड रहती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। करेक्ट गाइस, तो कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम जब क्लियर है तो आपको रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी रेवेन्यू आइटम से कोई भी रिसीव हो रहा है कैश या कैश इक्विवेलेंट, तो उसे हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। और कैपिटल आइटम से अगर कोई रिसीट हो रहा है तो उसे कैपिटल रिसीट बोलेंगे। करेक्ट गाइस, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। करेक्ट गाइस, फर्स्ट वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट गाइस, फर्स्ट वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब कैपिटल आइटम से रिलेटेड का कोई खर्चा है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है तो एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी का देना, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इससे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने हैं। जो डेफर्ड वर्ड है वो क्या है? कैपिटल और रेवेन्यू का मिक्स है।
अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर्स जो जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू का मिक्स है, मतलब कुछ कंडीशन कैपिटल आइटम के फुलफिल हो रहा है और कुछ कंडीशन रेवेन्यू आइटम्स के हो रहे हैं, उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपको वन टाइम करना होता है या कई बार करना होता है? आप फॉर एग्जाम्पल्स आप पतंजलि को देखिए, बाबा रामदेव का, उनके कितने एड्स आते हैं, करेक्ट? तो हमें ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस साल में एक बार नहीं बल्कि कई बार करने होते हैं। तो ये कौन से नेचर का हो गया? रेवेन्यू नेचर्स का हो गया, करेक्ट? और इसकी अगर बेनिफिट की बात करें तो इसकी एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2 से 3 साल उसकी बेनिफिट हमको मिलता है, करेक्ट गाइस? तो इसमें पहला कंडीशंस आपका जो है रेकरिंग नेचर, ये रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड हो गया, और इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है तो ये कैपिटल आइटम से रिलेटेड हो गया, करेक्ट गाइस? तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझेंगे। एक्सपेंडिचर 3 टाइप्स के होते हैं। ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू, व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? यू मस्ट बी क्लियर कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दोज एक्सपेंडिचर विच हैव लाइफ या अकाउंटिंग बेनिफिट मोर देन 1 years एंड इट्स अ रेकरिंग नेचर, करेक्ट गाइस? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होते हैं? What does it mean revenue? Revenue means gross inflow of cash, receivable or other consideration arising in the course of ordinary activities of the enterprise from the sale of goods or from rendering of services etc. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रेवेन्यू का मतलब होता है हमारे जिस चीज़ के बिजनेस है, या गुड्स को सेल करना या सर्विस को प्रोवाइड करना, उससे जितने भी कैश का इनफ्लो हो रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, जितने की सर्विसेज आपने सेल की है या जितने का गुड्स आपने सेल किया है, उससे जो भी पैसा इनफ्लो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। वही चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा है 1 by 1। कैश ग्रॉस इनफ्लो मतलब टोटल इनफ्लो आपको सेल करके, ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन, या कैश के रूप में मिले या किसी और रूप में जो भी इनफ्लो आ रहा है। एराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, आपके बिजनेस की जो ऑर्डिनरी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उससे, और देन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, गुड्स को सेल करके या सर्विस को प्रोवाइड करके, ठीक है? तो या अगर आपका गुड्स भी देना बिजनेस है और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, दोनों को मिला के जितने भी पैसे आ रहे हैं, जितने भी टोटल पैसे आ रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यूज। और इनकम इज इक्वल टू क्या होती है? अगर इनकम की बात करें तो जितने भी पैसे आ रहे हैं दैट इज रेवेन्यू, उसमें जितने पैसे खर्चे हो गए दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। इन दोनों का डिफरेंस इनकम। जैसे टोटल साल में आपके पास 20 लाख रुपीज आए और उसमें से आपने 15 लाख रुपीज बिजनेस में खर्चे कर दिए, तो जो 5 लाख रुपीज है वो क्या कहलाएगा? आपका इनकम कहलाएगा। तो आगे से ध्यान रखेंगे, अगर आपका एम्प्लॉयर्स या आपके सीनियर्स आपसे अगर पूछते हैं कि बिजनेस की रेवेन्यू कितनी है, तो यू मस्ट बी क्लियर रेवेन्यू मीन्स टोटल सेल्स फिगर, करेक्ट गाइस? टोटल सेल्स फिगर। कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? कॉस्ट एंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी खर्चे लग रहे हैं, जैसे आप गुड्स को सेल करते हैं तो ऐसा नहीं कि गुड्स आपके यहाँ ही हो रहे हैं, आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे या फिनिश गुड्स, अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है तो पहले फिनिश गुड्स आप ले आएंगे, तो उसमें भी तो खर्चे आपके लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवलिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ये सब क्या है? रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप जो खर्चे कर रहे हो, जो कॉस्ट लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। प्रीपेड जैसा नाम बता रहा है, प्रीपेड पहले से पेड कर देना, मतलब पहले आप पेमेंट करिए फिर उसके बाद उस गुड्स या सर्विस का एंजॉयमेंट करिए, राइट? एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो भी देना बाकी है। अब थोड़ा सा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के खर्चे को इस करेंट ईयर में पे कर देना,
प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम दिए, हो सकता है जो रिस्क कवरेज है वो 6 महीने इसमें साल का हो और 6 मंथ नेक्स्ट ईयर का हो, तो जो 6 मंथ नेक्स्ट ईयर का है उसके एवज में जो आपने प्रीमियम पे कर दिया वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगा। आगे के लेक्चर्स में हम सीखेंगे भी कि प्रीपेड का अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होता है। करेक्ट गाइज, मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड खर्चे को करेंट ईयर में पेमेंट कर देना प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। करेक्ट गाइज। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब इसको अदत्त व्यय भी बोलते हैं, मतलब बकाया खर्चा, मतलब जो करेंट ईयर का एक्सपेंसेस है और जिसका पेमेंट अभी नहीं किए हैं उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। करेक्ट गाइस। रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड इनकम, आपको हमने प्रीवियस टॉपिक में बताया रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्या आता है, नेट इनकम और प्रॉफिट आता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे पहले लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले गाइस, पहले यहाँ पे हमने कंपैरिजन दिया हुआ है आपको, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको समझने हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस, इन सब में क्या डिफरेंसेस है। अगर आपका एम्प्लॉयर्स आपसे इनकम की बात करते हैं कि भाई आपके बिजनेस का इनकम कितना है, तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन उठता है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो आपका मेन बिजनेस का ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बिजनेस का कुछ आइडल मनी था, आइडल फंड था जिसको बैंक में लगा दिया, एफडी करा लिया और उससे आप इंटरेस्ट जो अर्न कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, आपका इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कहलाएगा, क्योंकि ये आपका बिजनेस का मेन इनकम नहीं है, साइड का इनकम है। करेक्ट गाइस। तो अगर आपसे कोई एम्प्लॉयर पूछता है कि आपके बिजनेस के इनकम कितनी है, तो आपको क्या बताने हैं, बिजनेस का इनकम कितना है, आपको ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्टिविटीज के इनकम को ऐड करके बताना है। अगर आपका एम्प्लॉयर्स या आपका सीनियर केवल प्रॉफिट के बारे में पूछता है कि आपके बिजनेस की प्रॉफिट या इस बिजनेस की प्रॉफिट कितनी है, तो उस केस में केवल और केवल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे, जो बिजनेस का मेन इनकम है उसकी बात करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना प्रॉफिट आ रहा है उसकी केवल बात करेंगे। करेक्ट गाइस। और ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आगे जब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अगर कोई पूछता है गेन क्या होता है, तो गेन का मतलब होता है प्रॉफिट बाय इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर्स। जो प्रॉफिट है इरेगुलर नेचर का या नॉन रिकरिंग नेचर जो कभी कभार होता है, जैसे आपने मशीनरी सेल किया, आपकी मान लो मशीनरी की बुक वैल्यू 10 लाख रुपीज़ थी, आपने 11 लाख में सेल कर दिया। क्या आप मशीन रोज बेचते हैं क्या, आंसर इज नो, कभी कभी बेचते हैं। तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गेन। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा आप देखोगे अकाउंटिंग के क्वेश्चन में लिखा रहता है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कभी प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखा रहता है। टेक्निकल क्या सही है, गेन सही है। एंड नेक्स्ट वन इज द लॉसेस। अगर हम लॉस की बात करें गाइस, तो लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यूज। आप एक अकाउंटिंग पीरियड में आपके जितने भी अगर एक्सपेंसेस हैं वो इनकम से अगर ज़्यादा हो जाते हैं, मान लीजिए आपने पूरे टोटल ईयर्स में 1 अकाउंटिंग पीरियड्स में 10 लाख रुपीज़ अर्न किया और आपके टोटल खर्चे कितने हो गए, 12 लैक्स, तो 2 लाख रुपीज़ क्या हैं, आपके लॉस कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से इनकम, प्रॉफिट, गेन जो कि एक जैसा लगता है ना, इंटरचेंजेबली यूज्ड होता है इस वर्ड्स का इन डे टू डे लाइफ, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में डिफरेंस है। आइए सीखते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको हिंदी में छूट बोलते हैं। ये 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, करेक्ट गाइस, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, जब हम बल्क क्वांटिटी में या बल्क वैल्यू में कोई गुड्स खरीदते हैं तो वहाँ जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल आप जब कोई सुपरमार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ एक अनाउंसमेंट चलता रहता है कि डियर कस्टमर, फॉर शॉपिंग ऑफ ₹5,000 और मोर यू विल गेट 500 गिफ्ट वाउचर एब्सोल्युटली फ्री। तो ये जो 5,000 या 5,000 से ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे तो आपको जो 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द
ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जब हम बल्क क्वांटिटी या बल्क वैल्यू में कोई गुड्स खरीदते हैं। करेक्ट गाइस। अब क्वेश्चन होता है सर बल्क क्वांटिटी या वैल्यू किसको कहा जाए? बल्क क्वांटिटी या बल्क वैल्यू किसको बोला जाए? तो इट इज डिसाइडेड बाय द सेलर डिसाइड करता है। 5,000, 10,000, 50,000 वो कुछ भी डिसाइड कर सकता है। तो अगर हम बल्क क्वांटिटी या बल्क वैल्यू पे जब गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, उस पे मिलने वाला डिस्काउंट क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें गाइस, अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? ड्यू डेट के पहले अगर हम पेमेंट कर देते हैं, मान लो हमें अपने सप्लायर को पेमेंट 15 डेज के बाद करना है और मेरा सप्लायर बोलता है भाई अगर आप 1-2 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको 5% हम डिस्काउंट देंगे। दैट इज व्हाट? दैट इज द कैश डिस्काउंट। मतलब ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट मतलब जिस डेट को हमारे पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसके पहले पेमेंट कर देते हैं तो उस पर मिलने वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। करेक्ट गाइस? ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल आइदर क्वांटिटी और वैल्यू, क्वांटिटी और वैल्यू के बेसिस पे जो हमको डिस्काउंट मिलता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन द नेट बेसिस, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है कि जो ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। नेट बेसिस मतलब डिस्काउंट घटाने के, माइनस करने के बाद की वैल्यू से। करेक्ट गाइस? जो डिस्काउंट की वैल्यू है उसे माइनस, जैसे सपोज आपने 10 लाख का गुड्स सेल किया और उसमें 1 लाख का आपने डिस्काउंट दे दिया क्योंकि उसने बल्क में खरीदा है, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? 9 लाख। तो आपको एंट्री जो करनी है वो 9 लाख से ही करनी है और डिस्काउंट का फिगर कहीं पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट गाइस? और अगर कैश डिस्काउंट की बात करें, मान लीजिए आपने पेमेंट आपको ड्यू डेट से पहले आ गया और आपने 50,000 का डिस्काउंट दे दिया उसको, तो कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट केस में एंट्री ग्रॉस बेसिस पे करते हैं। मान लो 10 लाख का गुड्स सेल किया और उसको 50,000 कैश डिस्काउंट दे दिया, तो आप एंट्री 9,50,000 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप एंट्री क्या करेंगे? 10 लाख से स्टार्ट करेंगे और कैश डिस्काउंट 50,000 दिखाएंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के चैप्टर्स में, आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये डिस्काउंट की एंट्री वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट। करेक्ट गाइस? कब हमें कैश डिस्काउंट मिलता है? जब हम ड्यू डेट मतलब जिस डेट को पेमेंट करना है या करना है उसके पहले अगर पेमेंट कर देते हैं। एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन द ग्रॉस बेसिस, ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डिस्काउंट माइनस करने के पहले वैल्यू पे करते हैं। करेक्ट गाइस? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म्स को कवर किया इस लेक्चर्स में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियोस पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 आप लाइक, शेयर्स एंड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।